नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे निवृत्ति के अंदर। बताना चाहूँगा ये सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। चलिए सवाल पढ़ते, क्या लिखा हुआ है। मून, स्टार और सन एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2016 के रोज सन निवृत्त होता है। तो यहाँ पर सन निवृत्त हो रहा है। आगे लिखा है मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। तो ये तो हमें नया अनुपात दिया है, तो पुराना अनुपात के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया, तो पुराना अनुपात हम क्या मान लेंगे, समान। पुराना अनुपात क्या मानेंगे, समान। तीनों का 1:1:1। और नया अनुपात भी हमें दिया गया है, क्या है, 5:1। क्या निकालना पड़ेगा, हमें लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस दोनों अनुपात से। तो हमें आगे पेड़ की पक्की तलपट दी गई है। समायोजन देखते हैं। सबसे पहले निवृत्ति की शर्तें नीचे दिए अनुसार है। सबसे पहला, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। जैसे कि पता है आपको, पेड़ी ख्याति दी है तो हम किसी ख्याति निकालेंगे, सन की, और सन की जो भी ख्याति आएगी वो चालू साझेदार यहाँ पर देंगे उनके लाभ के प्रमाण में। तीसरे में लिखा हुआ कि लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, उसे तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका दिया। तो आपको थोड़ा ध्यान समझना है। यहाँ लिखा था कि हमको लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, पर हमने क्या करा, उन्हें अभी ही चुका दिया और हमें क्या मिल गया, 12% बट्टा भी मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 मास का बट्टा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जब मैं आपको इसको सोल्व कराऊंगा तब आपको ध्यान देना है। तो आप लेनदार भी टिक कर लीजिए। तीसरा में यहाँ पे लिखा है कि बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है और यह कंप्यूटर मूल्य ले जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपलिखित का मतलब क्या होता है कि हमने कंप्यूटर की कीमत यहाँ पर 0 कर दी थी। हमने ये सोचा कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया था, कंप्यूटर 0 कर दिया था। बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12,000 कंप्यूटर कीमत गिननी है, 0 थी, अब गिनने के लिए बोल रहा है, तो 12,000 का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। तो कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। अब ये कंप्यूटर कौन ले जाएगा, मूल ले जाएगा, तो मूल लेने वाला बनेगा। मूल के पूंजी खाते उधार करेंगे। अगर ये मूल नहीं ले जाता तो हम कहाँ लिखते हैं इसको, संपत्ति लेना पक्ष में। बट अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि अपलिखित कंप्यूटर की कीमत हमें 12,000 गिननी है, जिससे हमें लाभ होगा। अपलिखित का मतलब ये होता है कि हमने कंप्यूटर 0 से गिना था, बट अभी 12,000 गिनने के लिए बोल रहा तो हमें लाभ होगा। और यही 12,000 का कंप्यूटर कौन ले जा रहा है, मूल ले जा रहा है, क्योंकि मूल को उसमें लाभ दिख रहा होगा। तो कौन ले जा रहा है, मूल ले जा रहा है। तो संपत्ति लेना पक्ष में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, मूल के पूंजी खाते उधार पक्ष में, ठीक है। जब मैं कराऊंगा तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चौथी में लिखा है कि सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। अंतर की राशि बैंक खाते ले जानी है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 में करा था वैसा ही टॉपिक है, बट अभी हमें कोई पुरानी पूंजी नहीं लेनी है। उनकी जो भी नई पूंजी आएगी उसे ही हमको नए लाभ आने के प्रमाण में रखना रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा खास रहेगा, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अंत में लिखा है कि आवश्यक खाता तैयार करके निवृत्ति के बाद के पक्के तलपट तैयार कीजिए। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूंजी दायित्व पक्ष में जो बाकियां दी गई उसे खाते में रखते हैं। सबसे पहले लिखिए पूंजी। पूंजी लिखेंगे, पूंजी खाते में शेष आगे लाए 1,60,000, 2 लाख और 1,80,000 सन की। नेक्स्ट यहाँ पे है सामान्य अनामत। जैसा कि आपको पता है एकत्रित लाभ है, तो जब आप बांटोगे तो पुराना प्रमाण तो हमें कुछ दिया नहीं था, तो हमने क्या माना था, समान। तो 90,000 को आप समान भाग में बांट दोगे तो यहाँ पर आएगा 30,000, 30,000 और 30,000। ये अभी हमने उनको समान भाग में बांटा है, ठीक है। आगे लिखा है लेनदार। जैसे कि आपको पता है कि लेनदार को तो हमने चुका दिया है, ठीक है, चुकाएंगे तो बैंक से इसमें यहाँ पर कमी आएगी। तो यदि आप चाहो तो लेनदार को अगर पक्के तलपट में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बट फिलहाल मैं आपको सवाल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार से एंट्री करी जाएगी वो भी आप देख लीजिए। लेनदार जितने के भी आप पहले लिख लीजिए, कितने के, 60,000 के, ठीक है। इसमें समायोजन इसलिए रकम हमने अंदर लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे देनी हुंडी 10,000, कोई समायोजन रकम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर संपत्ति लेना पक्ष में देख सकते हो मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक और देनदार। इन सभी में से किसी पर भी समायोजन नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रकम लिख देंगे। मकान 2,40,000, यंत्र 1,30,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 45,000 और देनदार
कितने दिए? 30,000। इन सभी संपत्तियों पर समायोजन नहीं है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट रकम बाहर लिख दी। अब यहाँ पर हमें दी गई बैंक शेष। बैंक शेष को कहाँ लिखेंगे? बैंक खाते में शेष आगे लाए। तो सभी प्रकार के बाकियों को हमने यहाँ पर खातों में रख दिया है। तो चलिए समायोजन हल करते हैं। ख्याति के समायोजन हम बाद में करेंगे। दूसरे में लिखा कि लेनदार को 1 मास के बाद चुकाना है, उसे तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका दिया। तो चलिए लेनदार को चुकाना है हमको, तो कुछ गणना करनी पड़ेगी। लेनदार की कीमत थी कितनी? 60,000, जिसे हमें अभी चुकाना है, ठीक है। सबसे पहले बट्टे की कैलकुलेशन करते हैं। 60,000 गुणे कितना परसेंट बट्टा है? 12। 12 बट्टे में 100, और यहाँ पर हमें 1 मास का क्या मिल रहा है? बट्टा मिल रहा है। तो 1 बट्टे में क्या कर देंगे हम? 12 कर देंगे, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से 12 कट गया। इसका मतलब कितना बट्टा आ गया यहाँ पर? 600। 600 रुपया बट्टा हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले आप इधर करोगे माइनस बट्टा 600, रकम निकल के आएगी यहाँ पर 59,400। इस रकम को हमने रोकड़ यानी बैंक के थ्रू चुका दिया है, ठीक है। बैंक 59,400। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, अगर आप नहीं लिखोगे तो यहाँ पर चलेगा। अब आपको 2 चीज़ की यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये बट्टा मिला है, तो बट्टा आपको जब चुकाने के समय मिले तो आपके लिए लाभ होता है, तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में आपको ये लिखना पड़ेगा 59,400, क्योंकि अगर हम चुकाएंगे लेनदार को तो पैसा हमारे पास से जाएगा तो हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बैंक खाते में, यहाँ लिख देंगे लेनदार खाते, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अगर हम चुकाएंगे तो पैसा जाएगा 59,400, और 600 रुपया हमें यहाँ पर बट्टा मिला है, कहाँ लिख देंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में, लेनदार खाते, ठीक है। बट्टा के रूप में बता सकते हो कि हमें बट्टा मिला है 600। यहाँ पे लिखा था कि हमको लेनदार को 1 मास बाद चुकाना है, बट अगर हम अभी चुकाते तो हमको 12% बट्टा मिल जाएगा। तो 12% पे 1 मास का बट्टा हमें कितना मिला? 600 रुपया, ठीक है। इस 600 की एंट्री हमने कहाँ करी? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में, और यहाँ पर रोकड़ खाते यानी बैंक खाते का जमा पक्ष में हमने यहाँ लिखा 59,400, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, वही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है। तो अपलिखित का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर की कीमत कैसे गिनी थी? 0। अब 12,000 गिनने के लिए बोल रहा है। अगर 12,000 गिनने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब हमें लाभ होगा। लाभ को सबसे पहले लिख देंगे पुनः मूल्यांकन खाते, कंप्यूटर खाते, कितना? 12,000। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे संपत्ति लेना पक्ष में कंप्यूटर थे ही नहीं, क्या गिन लेते मैंने? 0। अगर वो बोलेगा कि 12,000 गिनो, तो हमारे यहाँ पे वृद्धि हो रही होगी, वृद्धि में लिख देंगे 12,000। इसका मतलब अभी हमारे पास कंप्यूटर कितने के हो गए? 12,000 के, ठीक है। तो 12,000 का हमारा लाभ हो रहा है ना, तो हम लाभ को कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता जमा। अगर मूल नहीं ले जाता इस कंप्यूटर को, ठीक है, मूल नहीं ले जाता तो हम डायरेक्ट कहाँ एंट्री करते हैं? संपत्ति लेना पक्ष में संपत्ति के रूप में। बट इसी कंप्यूटर को कौन ले जा रहा है? मूल ले जा रहा है। अगर मूल ले जाएगा तो मूल के पूंजी खाते उधार करना पड़ेगा, कंप्यूटर खाते 12,000, सिंपल। अब आखिर में हमें पूंजी की समायोजन दी गई है। पूंजी की समायोजन तो हम आखिरी में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहली समायोजन को हल कर लेते हैं जो ख्याति की दी गई है, ठीक है। ख्याति के समायोजन सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? लाभ का प्रमाण। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुराना प्रमाण, मून, स्टार और सन। क्या था? पुराना कुछ नहीं दिया था तो हमने सामान लिया था, तो 1/3, 1/3 और 1/3। नया प्रमाण कौन जा रहा है? यहाँ पर सन जा रहा है, ठीक है। सन निवृत्त हो रहा है, तो नया प्रमाण किसका दिया है? मून और स्टार का 5:1, यानी बट्टे में 6 आ जाएगा, ठीक है। लाभ का नया माइनस पुराना अनुपात, यहाँ लिख देंगे मून और स्टार। मून का नया प्रमाण कितना है? 5/6 और स्टार का 1/6, माइनस करेंगे। पुराना प्रमाण 1/3, इसका भी 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 9/18, 3 एकम 3, 6 एकम 6,
और 6×3 = 18। आप देख सकते हो कि माइनस में आ रहा है, -3/18। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको सिखा दिया कि जब हम लाभ का प्रमाण निकाले, अगर कोई एक माइनस में आ जाता है इसका मतलब इसने क्या करा है, त्याग करा है, और इसका तो लाभ ही है, ठीक है। ये अगर लाभ निकालते निकालते प्लस में आता है तो लाभ ही है, बट अगर लाभ निकालते हुए अगर माइनस में आ जाता है वो त्याग होता है। और त्याग के लिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रोजनामा क्या होता है हमारा, चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ। चालू साझेदार यहाँ पर कौन थे, मून और स्टार। तो मून के पूंजी खाते उधार। अब हम यहाँ पर स्टार को उधार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, अगर माइनस में आता है इसका मतलब आज इसे भी ख्याति देने पड़ेगी। कौन देगा, अकेला मून। अगर माइनस में आया तो इसको भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी स्टार के पूंजी खाते जमा, और सन तो हमारा जा ही रहा है, तो सन के पूंजी खाते जमा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही बता दिया। अगर कोई एक भी माइनस में आ जाता है तो उसको हम उधार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम जमा करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ख्याति देगा कौन, अकेला मून। और वैसे भी आप देख सकते हो कि नया जो प्रमाण था उसमें ज्यादा किसका था, मून का था, 5/6। तो इसका तो केवल 1/6 था। तो यहाँ पर टोटल लाभ कर कौन रहा है, अकेला मून। तो आज मून इन दोनों को ख्याति देगा, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी सीख लिया था, ठीक है। पेड़ी की ख्याति कितनी दी गई है भाई, पेड़ी की ख्याति, पेड़ी की ख्याति हमें यहाँ पर दी है 60,000। तो हम निकालेंगे सन की ख्याति 60,000 गुणे उसके भाग से गुणा करेंगे। सभी का भाग समान था तो 1/3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20,000। तो 20,000 ख्याति आई है यहाँ पर सन की, तो हम लिख देंगे 20,000। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी माइनस में ऐसे आ जाता है तो डायरेक्ट उनके भाग से गुणा करना रहता है, ठीक है। तो मून की जब ख्याति निकालेंगे तो 60,000 गुणे उसका लाभ का भाग कितना है, 9/18, इससे गुणा करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर आएगा 30,000। तो अब हम स्टार की ख्याति निकालेंगे, 60,000 गुणा उसका त्याग कितना आया था, 3/18। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 10,000। इसका मतलब ये टोटल ख्याति 30,000 कौन देगा, अकेला मून। तो रोजनामा क्या बन जाएगा, मून के पूंजी खाते उधार, स्टार के पूंजी खाते से और सन के पूंजी खाते से। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसके अंदर हार्ड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लाभ निकालते निकालते कोई भी एक माइनस में आ जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार था वो माइनस में आया था, इसलिए आज हमने इसको क्या कर दिया, जमा कर दिया। प्लस में आता तो जो हमारा रेगुलर रोजनामा होता है हम वही करते हैं, चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो यहाँ पर भी हमने वही करा है, बट यहाँ पर क्या हुआ, खाली स्टार माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब उससे उधार नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, उसको जमा करेंगे बस। तो खतौनी करने आपको आती है, चलिए खतौनी करते हैं। इसकी यहाँ लिखा है कि मून के पूंजी खाते उधार। तो मून के पूंजी खाते उधार में नाम किसका लिखना पड़ेगा, स्टार और सन का। तो मून के पूंजी खाते उधार, स्टार के पूंजी खाते और सन के पूंजी खाते। और ख्याति करके हम किसके अंदर लिखेंगे, मून के अंदर। यहाँ आएगी 10,000 और 20,000, ठीक है। और जमा पक्ष में क्या था, स्टार के पूंजी खाते जमा, सन के पूंजी खाते जमा। नाम लिखेंगे मून के पूंजी खाते, यहाँ लिख देंगे मून के पूंजी खाते। और रकम किसके अंदर लिखेंगे, स्टार और सन में। 10,000 20,000। सिंपल, खतौनी करना एकदम आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप उधार पक्ष की एंट्री करोगे तो आपको अपोजिट लिखना पड़ेगा नाम, और जब आप जमा पक्ष की एंट्री करोगे तो आपको उधार पक्ष का नाम लिखना रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ख्याति के समायोजन समझ में आए होंगे। ये हमने पहली बार नहीं सीखा, आपको पहले भी सिखा दिया तो आपको ये आता होगा। तो चलिए अब हम आखिरी समायोजन हल करते हैं, जो पूंजी की दी गई है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो पूरा सवाल आसानी था। क्या लिखा है इसके अंदर, सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे, अंतर की राशि बैंक खाते ले जानी है। तो अब हमारे यहाँ पर केवल पूंजी के समायोजन देखिए, इसका मतलब सभी प्रकार के समायोजन हमने यहाँ पर हल कर लिए। क्या करेंगे, हम एक एक करके खाता बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बंद करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, क्योंकि सभी समायोजन हमारी हो चुकी है। पुनर्मूल्यांकन खाते का जमा पक्ष का टोटल जा रहा है 12,600,
जिसे दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 12,600 टोटल क्या बनेगा, लाभ बनेगा। ठीक है, तो लाभ मून, स्टार और सन बांट लेंगे आपस में उनके पुराने भाग में यानी समान भाग में। तो यहाँ पर आएगा 4200, 4200 और 4200। यहाँ उधार है तो पूंजी खाते क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। पुनः मूल्यांकन खाते 4200, 4200, 4200। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम निवृत्त सहायता खाता यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, तो निवृत्त यहाँ पर कौन हो रहा है, सन, तो सन का खाता बंद करेंगे। सन के जमा बस का टोटल ही ज्यादा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2,34,200, 2,34,200। अब यहाँ पर सन की कोई भी उधार बाकी नहीं है, तो पूरी की पूरी रकम किसके अंदर जाएगी, लोन खाते के रूप में। लोन खाते 2,34,200। तो सन का हमने निपटारा कर दिया, इसकी रकम लिख देंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। सन की लोन 2,34,200। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया गया है वो मून और स्टार की जो पूंजी है उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, लिखा था कि उनकी जो भी पूंजी आएगी यहाँ पर नवी शेष आगे ले गए, वो कौन से प्रमाण में रहनी चाहिए, उनके नए लाभ आने के प्रमाण में। तो आज हमें बोला नहीं गया है, ठीक है, कि कौन सी पूंजी लिखनी है। तो इनकी जो भी अंतिम पूंजी हमारे पास आएगी उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है। जनरली हम क्या करते थे कि टोटल करते थे, दोनों तरफ लिखते थे और उसमें से जो भी उनकी उधार बाकी वो माइनस करते थे और यहाँ पे लिखते थे डायरेक्ट शेष आगे ले गए अंतिम पूंजी के रूप में। बट आज हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर जो भी उनकी अंतिम पूंजी बचेगी उसे हमें नए लाभ आने के प्रमाण में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी अंतिम पूंजी है क्या एक्चुअल में, तो कुछ गणना करने पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा पूंजी, मून और स्टार की अंतिम पूंजी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा जमा बाकी, जमा बाकी मून और स्टार। ठीक है, जमा बाकी लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मून के जमा बस का टोटल यहाँ पर करना रहेगा। तो 1,60,000, 30,000 और 4200 टोटल करेंगे अब हम यहाँ पर। तो जब आप टोटल करोगे तो उसके जमा बस का टोटल आ रहा है 1,94,200। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टार है उसका भी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे जमा बक्स का। तो यहाँ पर आएगा 2,44,200। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसकी उधार बाकी माइनस उधार बाकी। उधार बाकी का मतलब मून की उधार बाकी कितनी है, 12,000, 10,000 और 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगी 42,000। ठीक है, बट स्टार की कोई भी उधार बाकी नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे नहीं। अब हम देख लेते हैं इसकी अंतिम पूंजी है कितनी। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1,52,200। ये तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 2,44,200। तो ये आई हमारे पास उनकी अंतिम पूंजी। बट इसे हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पर। अभी तक हम क्या करते थे कि प्लस करके सब माइनस करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखते थे, बट आज हमें ऐसे माइनस करके डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो टोटल पूंजी अंतिम आई है पहले इसको प्लस कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,96,400। इस पूंजी को हमें 3,96,400 को हमें नए लाभ आने के प्रमाण में रखना है। तो नया लाभ आने का प्रमाण क्या था उनका, 5:1। तो ये हो गया मून का और ये हो गया स्टार का। तो जब आप इस पूंजी को इस अनुपात में बांटोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3,30,333। पॉइंट में आ रहा होगा तो आपको ध्यान से लिखना है। और दूसरे का आएगा 66,067। तो इस प्रकार से कुछ उनकी ये नई पूंजी आई है। क्या करा हमने, सबसे पहले जमा बाकी के लिए मून की और जमा बाकी के लिए हमने स्टार की। ठीक है, उसमें से उधार बाकी माइनस करी मून की, स्टार की कोई थी नहीं, दोनों को हमने प्लस करा तो ये आई उनकी टोटल अंतिम पूंजी 3,96,400, जिसे हमने 5:1 जो उनका नया लाभ आने का प्रमाण है उसके अंदर बांटा। तो उनकी अंतिम पूंजी एक्चुअल में कितनी आई, 3,30,333 मून की और 66,067 किसकी आई, स्टार की। तो इस पूंजी को हमें लिखना है शेष आगे लेगा के रूप में, ना कि इस पूंजी को। ठीक है, ये हमने बांटी नए लाभ आने के प्रमाण में। यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए 3,30,333, 66,067। अब यहाँ पर बोला था कि अंतर की जो भी रकम बचेगी
वो उसे बैंक खाते में रखना है। तो चलिए पहले टोटल कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक खाते के उधार पक्ष और जमा पक्ष का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, तो जब आप बाकी साझेदारों का टोटल करोगे तो मून का जो उधार पक्ष का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आपको दोनों तरफ लिखना है 3,72,333, 3,72,333। अब आप क्या करोगे, इस संख्या में से इन तीनों रकम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे निकाला ही था 1,94,200। तो आप टोटल में से माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा बैंक खाते, बैंक खाते 1,78,133। तो ये आई हमारे पास मून की बाकी। अब हम करते हैं स्टार का टोटल। तो स्टार के जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है, जिसे आपको दोनों तरफ लिखना है। और वैसे भी हमने इसका टोटल कर लिया था यहाँ पर 2,44,200, 2,44,200, जिसे आपको दोनों तरफ लिखना है 2,44,200। तो माफ़ कीजिएगा, ये टोटल गलती से मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया है। मैंने जो सन का टोटल था वो ऊपर करा था। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ इसको काट कर। सवाल हमारा गलत नहीं है, ठीक है, खाली मैंने टोटल यहाँ पर नीचे लिख दिया था, तो वापस टोटल मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 3,72,333, 2,44,200। यहाँ पर भी लिख देते हैं 3,72,333, 2,44,200। इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो स्टार है उसकी जमा बाकी में से उधार बाकी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर रकम आएगी अंदर की बैंक खाते, बैंक खाते। तो सेम टू सेम रकम आ रही है, जितनी मून की आई थी उतनी ही आ रही है, 1,78,133। तो इस प्रकार जो मून है उसकी बाकी कहाँ पर आ रही है, जमा पक्ष में, और जो स्टार है उसकी बाकी कहाँ आ रही है, उधार पक्ष में। तो यहाँ पर बाकी का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन पैसा ला रहा है और कौन पैसा ले जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी पैसा लाता है तो वो देने वाला बनता है, तो देने वाले खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, और कोई भी पैसा ले जाता है तो वो लेने वाला बनता है। ठीक है, तो लेने वाले के हम खाते उधार करते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मून की जो प्रारंभ की पूंजी थी वो देख सकते कितनी थी, 1,60,000, जबकि उसे अंतिम की पूंजी लाने कितनी है, 3,30,333। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मून की प्रारंभ की पूंजी आप देखिए कितना है, 1,60,000, जबकि अंतिम पूंजी कितनी आई है, 3,30,333। इसका मतलब यहाँ पर मून को पूंजी लाने पड़ेगी। ठीक है, तो वो पूंजी देने वाला बनेगा एक्स्ट्रा, इसलिए हमने जमा पक्ष में अंतर की रकम लिखी है। और आप यहाँ पर देखिए कि जो स्टार था, स्टार की पूंजी कितनी थी, 2 लाख, जबकि अंतिम पूंजी केवल कितनी आई है, 66,067। इसका मतलब ये पूंजी ले जाने वाला बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है उधार पक्ष में अंतर की रकम और जमा पक्ष में अंतर की रकम का मतलब आपको पता चलता होगा। अगर उधार पक्ष में अंतर की रकम आ रही है इसका मतलब वो रकम ले जा रहा है, जमा पक्ष में अंतर की रकम आ रही है इसका मतलब वो रकम लाने वाला बनता है। ठीक है, इसलिए बैंक खाते, बैंक खाते। अब यहाँ पर बैंक खाते क्या करा हमने, उधार करा है, तो बैंक खाते के जमा पक्ष में एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो मून है उसके अंतर की रकम कहाँ निकली, जमा पक्ष में। इसका मतलब कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, रोकड़ खाते में, उधार पक्ष में। तो चलिए, तो उधार पक्ष में लिखेंगे मून के पूंजी खाते, क्योंकि मून कहाँ आया था, जमा पक्ष में, 1,78,133। और जो स्टार था वो उधार आया था, उसको जमा करेंगे, स्टार के पूंजी खाते 1,78,133। तो उम्मीद है आपको ये वाली एंट्री समझ में आए होंगे। तो बस पूंजी खाता तो हमने यहाँ पर बंदी कर ही दिया है, लोन की रकम तो हमने पहले भी लिख दी थी, और बैंक खाते के असर अभी हमने यहाँ पर करी। केवल लिखना क्या बाकी है, शेष आके लेके, जिसे कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता, मून और स्टार। कितनी आई थी, 3,30,333 और 66,067। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो हमने लिख के रखा है पहले से ही, 3,96,400। यहाँ लिख देंगे 3,96,400। ठीक है, देख लेना आप। रोकड़ खाता ही बंद कर लेते हैं। रोकड़ खाते में उधार पक्ष का टोटल ही जाता है 3,53,133, 3,53,133। माइनस करोगे तो यहाँ पर अंतर की रकम बचेगी 1,15,600। लिख देंगे शेष आगे ले गए।
तो इसे लिख देंगे संपत्ति के रूप में। संपत्ति लेना पक्ष में रोकड़ खाते, रोकड़ खाते 1,15,600। तो अब हम क्या करेंगे, खाते का टोटल करेंगे, देखेंगे समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पर टोटल करके देख लिया है, दोनों पक्ष का टोटल कैसा आ रहा है, समान ही आ रहा है। 6,40,600, 6,40,600। इसका मतलब हमारी पक्के तल पट सरबर हो गई है, यानी हमने सवाल सही करा है। उम्मीद है आपको सीए वाला सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से बताई, पूंजी खाते के बारे में भी बताया। अगर अंतर की रकम उधार पक्ष में आती है इसका मतलब पैसा ले जाने वाला बनता है, जमा पक्ष में आती है तो इसका मतलब पैसा लाने वाला बनता है। तो आपको खाली ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना है, बाकी तो पूरा सवाल आसानी था। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सवाल को सीखा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।